नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम अनंत श्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करेंगे और आप लोग सुनें और समझें। आइए अनंत श्री का स्वागत करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। हुँ। अनंत श्री, कई बार कई समानार्थी शब्द होते हैं जो हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसके बारीकी अंतर को हम समझ नहीं पाते हैं। आपने कई पॉडकास्ट में जैसे समझाया हम लोगों को। आज भी ऐसा विषय है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रैक्टिकल, इमोशनल, भावुकता, भावनात्मकता ऐसे तरह-तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। हुँ, तो ये भावुकता, आप अक्सर कहते हैं भावुकता एक बीमारी है। हुँ। भावुकता क्या है और भावनात्मकता क्या है? देखिए, भावनात्मकता जो है या भावना का हमारे भीतर होना, वो मूल संवेग है। वो हमारे भीतर होती ही है, तमाम तरह की भावनाएँ हमारे भीतर उपजती हैं। शांति की, प्रेम की भावनाएँ, करुणा की भावनाएँ, मतलब जो भी उभरता है भावना के रूप में, वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया की तरह हमारे भीतर आता है। भावुकता जिसको मैं कहता हूँ, भावुकता है इंटरप्रिटेशन। भावुकता भावना की व्याख्या है जो हमारी समझ, तात्कालिक परिस्थिति और इन सब के एक संयोग से उपजती है। तो भावना तो सभी के भीतर एक हो सकती है, जैसे कि प्रेम की भावना सबके भीतर एक ही हो सकती है। हुँ, लेकिन प्रेम को लेकर भावुकता सबकी अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि भावुकता में उनका व्यक्तिगत स्व जुड़ेगा, उनका इंडिविजुअल सेल्फ जुड़ेगा, पर्सनलाइज़ेशन जुड़ेगा और इंटरप्रिटेशन जुड़ेगा। तो ये अंतर है। जो भावुकता होती है वो पैदा कहाँ से होती है? ओरिजिनेट कहाँ से होती है? देखिए, मूल तो सब हमारे मन में ही है। ओरिजिनेट तो सब हमारे मन के भीतर से ही हो रहा है। भावनाएँ भी हमारे मन के भीतर से हो रही हैं और भावुकता भी हमारे मन के भीतर से ही हो रही है। तो भावना में भी धरातल मन है और भावुकता में भी धरातल मन है। लेकिन भावना में मन का जो एक गहरा तल है, वो शामिल रहता है हमेशा लगातार, और भावुकता में व्यक्ति की जो वैयक्तिकता है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, पर्सनलाइज़ेशन है। पर्सनलाइज़ेशन जब हम कहते हैं, तो जैसे हम किसी चीज़ को पर्सनलाइज़ करते हैं, जैसे किसी ऐप को पर्सनलाइज़ करते हैं, तो उसमें अपना डेटा, अपना एड्रेस, अपना नाम, फ़ोटो सब डालते हैं। तो इसी तरह से जब भावना को हम सब कुछ अपना जामा पहनाते हैं, तो वो भावुकता बन जाती है, और इसीलिए भावुकता अलग-अलग हो जाती है। हुँ। क्योंकि भावना तो देखा जाए, अगर और गहरे अर्थ में जाएँ, तो भावना इम्पर्सनल है, निर्वैयक्तिक है। और भावुकता जब भी आएगी तो वो पर्सनलाइज़ेशन के पैकेज के साथ आएगी। तो हमारा रोना, हँसना ये सब भावुकता है? यहीं पर तो हमको भेद समझना है। देखिए, ये बात छोटी है, रोना, हँसना, मुस्कुराना, आनंदित होना, पुलकित होना, ये सब हमारे अंतरतम की अभिव्यक्तियाँ हैं। जैसे हम एक गुरु को भी देखते हैं, हँसता रहता है, आनंदित रहता है और हम भी हँसते हैं, आनंदित रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग तो लगता है भावुकता में हैं, लेकिन गुरु तो एक एकदम प्रेम में ही है, मुस्कुरा रहा है, आनंदित अब है। देखिए, जो बुद्धों को हँसते मुस्कुराते देखिए, तो हमको एक चीज़ ये भी दिखेगी, संतुलन है। उनके हँसने मुस्कुराने में संतुलन है, अतिरेक नहीं है। तो मूल चीज़ यही है कि अंतर पड़ कहाँ से रहा है, उस चीज़ को ही हमको देखना हुँ, चाहिए। मूल चीज़ ये है, हमने हँसा, हमने आँसुओं को आँखों से बहने दिया, ये सब भावना के संवेग में सब चीज़ें सामान्य रूप से चलेंगी। लेकिन जैसे ही हमने आँसुओं के साथ अपना व्यक्तिगत कहानी को जोड़ा, पर्सनल स्टोरी को, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आँसुओं का एक अलग धरातल पैदा हुआ। तो अभी थे एक स्वाभाविक आँसुओं के साथ कुछ कृत्रिम आँसू भी उसको फ़ॉलो करने लगे, क्योंकि टीयर ग्लैंड्स तो एक्टिव हो जाएँगी तो अपना काम करेंगी। इसी तरह से हँसना है। हँसना तो एक खिलखिलाहट है, जैसे प्रकृति में भी सब चारों तरफ देखें तो एक तरह की खिलखिलाहट है। फूल भी मुस्कुरा रहे हैं, हम आसमान को देखें, नदियों को देखें, तो वो भी कमोबेश ऐसा लगता है जैसे सब मुस्कुराहट से भरा हुआ है।
तो वैसी हँसी निर्दोष, निश्चल जैसे बच्चा हँसता है, वो तो बिल्कुल ठीक है। बच्चों की हँसी भी वैसी ही है, प्राकृतिक। लेकिन फिर हमारे हँसने के लिए कुछ विषय चाहिए होता है, हमारे हँसने के लिए कोई जोक चाहिए होता है, हमारे हँसने के लिए कोई नैरेटिव चाहिए होता है। कोई किसी नैरेटिव पर हँसेगा और कोई उसी नैरेटिव पे नाराज़ हो जाएगा। तो अब वहाँ पर भेद हो गया, वो पर्सनलाइज़ेशन हो गया कि हँसी, अब जैसे बच्चा यूँ ही किलकारियाँ मार लेता है, हँस लेता है, नैसर्गिक है उसका, उसका उल्लास जीवन से आ रहा है। हमारी हँसी विषयगत हुई जा रही है, विषय पर आधारित हुई जा रही है, तो ये भावुकता का संवेग दे रही है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लो अगर मज़हब और संप्रदायों में देख लो क्या होता है, कोई किसी दूसरे मज़हब या संप्रदाय की हँसी उड़ा सकता है, तो उसको तो बड़ी हँसी लग रही है कि जोक है, और दूसरे वाले के लिए युद्ध हो सकता है, क्योंकि उसको वो हँसी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन वही व्यक्ति दूसरे पर हँस लेगा। इसी का दूसरा पहलू समझाएँ तो बड़ा अच्छे समझ में आएगा कि जैसे तर्क बुद्धि की बात देखें, तो जब दूसरे के धर्म या मज़हब पर कोई जाएगा, तो बड़ा तार्किक होता है कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? और जब अपने धर्म पर आएगा तो सारी तर्क बुद्धि को वो अपनी जेब में रख लेता है, तो सब में हाँ हो सकता है। तो ऐसे ही जब व्यक्तिगत उसमें लौटता है तो सब चीज़ें खो जाती हैं। अनंश जी, जैसे आपने अंतर तो बताया, वो समझ में भी आ रहा है। आपने बोला कि हँसी आएगी, आँसू आएँगे, तो इसको आप बीमारी क्यों कहते हैं? बीमारी देखिए क्या है कि भावुक व्यक्ति बहुत स्वकेंद्रित, आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश व्यक्ति हो जाता है। इसीलिए वो बीमारी में बदलता है। और वो मानसिक बीमारी ही नहीं, देर सवेर शारीरिक बीमारियों में भी वो शामिल हो जाएगा, क्योंकि जिसने हमारी संवेदनाओं और भावनाओं को बहुत व्यक्तिगत बना लिया है, तो उसकी जो भावुकता उसके अंदर से प्रकट होगी, वो घातक होगी उसके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए और दूसरे के स्वास्थ्य के लिए। जैसे किसी को तुमसे प्रेम है, तो ठीक बात है, प्रेम है तो प्रेम की भावना तो बड़ी उदात्त और बड़ी ही एक तरह से एलिवेटेड भावना है। प्रेम की भावना में करुणा है, कल्याण है, स्वतंत्रता है, सब कुछ है। लेकिन जब वही प्रेम की भावना भावुकता में बनेगी, तो व्यक्ति तुमको पकड़ के रखना चाहेगा, तुमको कहीं जाने देना नहीं चाहेगा, तुम्हारी ज़रा-ज़रा सी बात पे वो चोट खाएगा, आहत होगा, बात-बात पर विचलित होगा। तो अब ये भावुक हुआ जा रहा है। हम मिलेंगे, जुलेंगे, आएँगे, जाएँगे। प्रेम सबका स्वागत करता है, प्रेम थोड़ी उदासी भी फ़ील करता है। ऐसा नहीं कि हम किसी से मिले और गए तो थोड़ी उदासी भी प्रेम में है। इतनी विरह की जो गीत और कविताएँ लिखी हैं सब भक्तों ने और कवियों ने, तो वो प्रेम के उदास पक्ष को ही बताती हैं। लेकिन उसमें बहुत शोरगुल नहीं है और बहुत उसमें वैयक्तिकरण नहीं है। जब भावुकता बीमारी की तरह होगा, तो उसके लिए उदासी, वियोग बिल्कुल हार्ट फेल हो जाने के लेवल तक चला जाएगा। हृदय विदारक, व्यक्ति का काम करने में मन नहीं लग रहा है, सारी उसकी चीज़ें छिन्न-भिन्न हुई जा रही हैं। अब भावुक व्यक्ति अपने लिए भी बंधन बन जाता है और दूसरे के लिए भी बंधन बन जाता है, भावुक। लेकिन उसकी भावुकता सब सेल्फ सेंट्रिक है। हुँ, भावना तो फैल रही है। भावना देखा जाए दिए की रोशनी की तरह, चारों तरफ फैल रही है, रोशनी कर रही है। भावुकता में भी रोशनी लगती है कि हमको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो टार्च की रोशनी की तरह कि इसके मुँह पे डाल देंगे तो आदमी की आँखें चौंधी आ जाएँगी। कोई नहीं पसंद करेगा कि टार्च की रोशनी उसके मुँह पे डाली जाए। आदमी उसको कहेगा या तो रोशनी बंद कर लो या वो आँखें बंद कर लेगा, लेकिन दिया जल रहा है, हम आराम से देख रहे हैं, उसमें अपना काम कर रहे हैं। तो भावना जब भी होगी तो ऐसी सुकोमल होगी दिए की रोशनी जैसी। भावुकता में एक हार्शनेस है और वो हमारी तरफ से संचालित है। जैसे टार्च भी हमने स्विच दबा के उसको संचालित किया है, तो भावुकता को भी हम ही ने संचालित किया है दूसरे की तरफ, व्यक्तिगत है। तो भावुक व्यक्ति वातावरण से सब अपने अनुसार इंटरप्रिटेशन निकाल लेगा। उसको क्या अच्छा लगा, क्या उसके लिए अपमानजनक था, क्या उसके लिए सम्मानजनक था। हमने हो सकता है कुछ भी ना ऐसा किया हो,
लेकिन भावुक व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल लेगा कि मेरा यहाँ सम्मान हो गया, मेरा यहाँ अपमान हो गया। तो ये एक बीमारी में ही बदल गई चीज़ कि बीमारी है कि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जबकि आपके हिसाब से नहीं भी दुनिया चल रही है। जैसे आप कहते हैं प्रेम जो है वो मोह बन जाता है। हाँ, मोह बन गया तो वही भावुकता बन गई, वो हुँ। बीमारी बन गई। मोह में बंधन है, मोह में व्यक्ति को बाँध लेने की आकांक्षाएँ हैं, मोह में अंधेरा है, ये सब चीज़ें तो हैं मोह में। तो इसीलिए मोह बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। मोह हमेशा बंधनकारी है, प्रेम हमेशा मुक्तिदायी है। तो जितनी भावनाएँ होंगी, कोई भी भावना हो, प्रेम का उदाहरण हम बार-बार ले रहे हैं, हुँ। लेकिन वो कोई भी भावना हो सकती तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो भावनात्मकता होती है वो परमानेंट होती है और भावुकता क्षणिक होती है, ऐसा हो कह सकते हैं? हाँ, ये अच्छी बात उठाई है तुमने। इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण समझ ये आई है, तो ये अच्छी बात है कि देखो, भावना का स्थायित्व है। भावना है तो है, भावुकता आती और जाती है। भावुकता स्विच ऑन ऑफ होने की तरह होती है। इसीलिए तमाम लोगों के प्रेम संबंध भी भावना ना होकर भावुकता होते हैं। भावुकता है, वो उनको परी नज़र आ रही है, वो उनको परा नज़र आ रहा है और सब एक-दूसरे में गाफिल घूम रहे हैं। और एक दिन एक बात हुई कि आइसक्रीम खाने चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। खत्म संबंध, स्विच ऑन ऑफ की तरह से ऑफ हो गया। मेरा मूड था इतना, मेरी इतनी लालसा थी, अभिप्सा थी और तुमने मना कर दिया। तो संबंध स्विच ऑन ऑफ की तरह खत्म हो गए। कोई भी बात हुई, भावुक व्यक्ति को सुबह मिले, वो एक अलग तरंग में था, शाम को मिले वो एक अलग तरंग में था। सुबह मिले वो बहुत दुखी था, बहुत रो रहा था। तुमने सोचा चलो समय निकाल के शाम को चलेंगे, समझा देंगे, तो वो हँस रहा है। तुमको लग रहा है वो सारा चैप्टर ही खत्म उसका हो गया उसका। भावना वाला व्यक्ति अगर दुखी होगा तो दुःख उसका दुःख भी बना रहेगा। ऐसा नहीं कि दुःख भी एकदम से चला जाएगा। बुद्ध को विषाद ने पकड़ा, तो विषाद उनका आया तो ऐसा नहीं आया सुबह विषाद आया और शाम को चला गया। आया तो दिनों महीनों पकड़ लिया। घर त्याग करवा के माना वो विषाद, क्योंकि वो भावना विषाद की एक उनके अंदर समझ की तरह आई थी। तो भावना हमेशा एक समझ की तरह होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की तरह। और अंडरस्टैंडिंग जब हमारे अंदर होती है तो वो दूसरे को भी समझती है। फार्मूला ही जब हम अपने को समझते हैं तो दूसरे को भी समझते हैं। और भावुकताएं अक्सर क्षणिक और क्षणभंगुर होती हैं। भावुकताएं आती जाती रहती हैं। इसीलिए जो भावुकतापूर्ण संबंध होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलते। भावुकता ऐसे ही है जैसे 103-4 डिग्री का बुखार। प्रेम में अक्सर ऐसा होता है। और भावना ऐसी है 98.4 डिग्री का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वैसे आपने सही कहा, ज़्यादातर जो रिलेशनशिप होते हैं वो भावुकता के कारण ही बिखर जाते हैं। भावुकता के कारण बिखरते हैं क्योंकि उसमें भावुकता का इनपुट बहुत ज्यादा है। भावुकता का अर्थ उनके अंदर वैयक्तिक और सेल्फ सेंट्रिक स्वार्थ, उसका इनपुट बहुत ज्यादा है। जो संबंध देखिए नहीं बिखरते हैं, जैसे माँ है उससे हमारा संबंध या माँ का संतानों संबंध नहीं बिखरता। क्यों? क्योंकि उसमें भावना तो है, भले भावुकता उसको घेर ले आगे पीछे, क्योंकि घेरती है। तमाम घरों में ऐसा नहीं सारी माएँ एनलाइटेंड हो गई हैं, तो उनके अंदर भी भावुकता ने उनको घेर रखा है। लेकिन फिर भी भावना का एक परिदृश्य लगातार मेंटेन्ड है, तो संबंध टूटते बिखरते नहीं है। अगर वो भावुकता पर ही खड़े हों, तो टूटते बिखरते रह सकते हैं। भावना में एक सातत्य है, एक कंटिन्यूटी है और भावना हमेशा व्यापक हो जाती है। जैसे माँ का उदाहरण, इसलिए उसमें संबंध व्यापक हो गया है। अगर सारी माएँ यही सोच लें कि मेरे लिए ये क्या कर रहा है, कितने दिन चलेगा संबंध? बच्चा तो पैदा होते ही निपट स्वार्थी है, हुँ। निपट स्वार्थी है। अपना भोजन, अपना खाना, अपना खेल-कूद, अपना टाइम सब कुछ चाहिए। तो लेकिन वहाँ पर माँ उसको प्रेम की गहन भावना से स्वीकार करती है कि यहाँ पर ये सहज स्थिति है। प्रत्युत्तर बाद में आएगा। लेकिन भावुकता में तो हमको तुरंत प्रत्युत्तर चाहिए। हमने तुमको प्रेम दिया, तो लोग पूछते हैं,
कि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? यही तो होता है ना भावुकता वाले संबंधों में। अब ये क्या मतलब है, तुम करते हो, तुमने किया, तुम्हारे अंदर से प्रेम है, बात खत्म हो गई। भावुकता वाला व्यक्ति ही इस प्रश्न का उत्तर ढूँढता है कि जिससे वो प्रेम करता है, वो भी उसको प्रेम करता है कि नहीं करता है। सोचता है क्लियर हो जाए तो आगे निपटाएँ। जैसा आप समझा रहे हैं वैसे इस ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाव जो होता है वो वर्तमान होता है। अब भावुकता जो होता है वो भूत और भविष्य से जुड़ा होता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, सुंदर। भावना हमेशा हमको वर्तमान में ठहरा के रखेगी, रखती ही है। और भावुकता में अतीत की कल्पनाएँ, अतीत की छायाएँ और भविष्य के आयोजन, भविष्य की सोच, वो सब शामिल होती है। तो उसी पर खड़ी होती है। भावुकता कल का मुँह भी देखती है कि कल क्या किया था इसने। आज अगर किसी को लेकर हम खिन्न हैं, तो कल उसने क्या किया था और या ये कल क्या कर सकता है उसको लेकर। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल कही जा सकती है कि ये वर्तमान का परिदृश्य है और वो अतीत और भविष्य में खिंची हुई स्थितियाँ हैं। समाज का लेकिन अनंत अगर परिदृश्य देखा जाए तो जैसे हम किसी से मिलते हैं, बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो। कुछ लोग किसी को देखते हैं तो मतलब बाहर भी अगर किसी को देखते हैं, परिवार का सदस्य ना भी हो, तो उनकी आँखों से आँसू आ जाता है। कोई मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, डेड बॉडी जा रही है, आँखों से आँसू आने लगता है। मूवीज़ देख रहे हैं तो पानी गिरने लगता है आँख से। तो ये सब क्या है? उसके जैसे कुछ लोग इसको इमोशंस कहते हैं, कि ये उसके अंदर के इमोशंस हैं जो बाहर आ रहे हैं। लेकिन है तो एक बीमारी ही, भावुकता ये है। बीमारी ही है। कौन रोता है किसी की बात पे, सबको अपनी ही बात पे रोना आया। क्या बात! कोई किसी की बात पे नहीं रोता, अपनी ही किसी बात पे रोना आता है। और मन इतनी मशीन है कि वो याद कर लेता है, किसी को किसी की मृत्यु देखी, तो वो किसी न किसी अपने के मृत्यु को याद ऑटोमेटिकली कर लेता है, बड़ी जल्दी कर लेता है और रो लेता है। तो ये दूसरे के दुःख में द्रवित है, ऐसा नहीं है। भावुकता का ही ये सारा आयोजन है। तमाम लोगों को देखो, किसी भिखारी को भीख माँगते हुए देखकर, किसी व्यक्ति के अपंगता को देखकर उनके आँसू गिरने लगेंगे, बड़े विचलित हो जाएँगे। लेकिन इससे क्या अंतर पड़ता है? इससे कोई तो, ना तो वो समाज में कोई हस्तक्षेप करते हैं, ना ऐसी स्थितियों को बदलने का कोई काम करते हैं। बदलने का काम भी करो तब भी हम माने कि भावना ने छू लिया था। तमाम ऐसे समाज सेवी और तमाम ऐसे संत हुए जिन्होंने दूसरों की पीड़ा देखी और उनको लगा कि चलो हम ये काम करते हैं। अपने भारत में ही कई ऐसे संत हुए जिन्होंने कोढ़ियों को देखा और उनको लगा इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने बड़े-बड़े आश्रम खोल दिए। मिशनरीज़ ने तो बाद में वो सब थोड़ा बहुत किया, लेकिन भारत में ऐसे कई संत रहे, तो वहाँ तो फिर भी हम कहेंगे ये भावना थी जब हमने उनको एडॉप्ट किया। लेकिन हम बस यूँ ही देख के आँसू बहा रहे हैं, हम यूँ ही देखकर बस थोड़ा विचलित हो जा रहे हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये हमारा ही कोई भय या हमारी ही कोई दर्द की चीज़ है, वो परिलक्षित हो रही है। तो मुझे लगता है समाज में जो सारी चीज़ें हैं वो, उन पर एक बार दृष्टिपात व्यक्ति को करना चाहिए नए सिरे से कि हम जो कर रहे हैं वो सचमुच में भावना की स्थितियों से कर रहे हैं या हमें भावुकता की स्थितियों से कर रहे हैं। और डर से भी, डर से। डर भी एक भावुकता ही है। लोग जब अंतिम किसी की यात्रा में जाते हैं, तो एक तो लोगों ने उसको कर्टसी बना रखी है, तभी लोग कहते हैं ना शादी बारात में ज़रूर जाना चाहिए और किसी के अंतिम संस्कार में ज़रूर जाना चाहिए, हुँ। ऐसा सुना है। हालाँकि मैं ये नहीं जोड़ पाया दोनों को एक साथ लोग क्यों रखते हैं, कि शादी बारात में ज़रूर जाओ और अंतिम संस्कार में ज़रूर जाओ, या दोनों में कोई समानता हो सकती है। तो अब इसमें क्या है, अपने भय को मिटाने के लिए व्यक्ति जाता है, कि एक समूह में चला गया, अकेले बैठेगा तो ज़्यादा विचलित और परेशान होगा, फिर देखता है, फिर थोड़ी देर में भूल जाता है। वो इंसुलेट कर रहा है अपने आप को, वो इंसुलेशन की प्रक्रिया चल रही है कि वो धीरे-धीरे करके उन भावनाओं को अनुभव करने से
हटता चला जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर भी बुद्ध के जीवन की घटना देखिए, उन्होंने, अब कहानी ही है, लेकिन कहानी ये कहती है कि उन्होंने मरा हुआ व्यक्ति नहीं देखा था। चलो हम मान लेते हैं कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई और ना देखा हो उन्होंने, हुँ। तो वो इंसुलेट नहीं हो पाए। और फिर जैसे उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, एकदम से उनके अंदर धक्का लग गया कि ये ऐसी स्थिति क्या मेरी भी हो सकती है? इतने लोग अंतिम संस्कारों में जाने वाले, वहाँ पर प्रवचन सुनने वाले और सब लोग होते हैं, किसको ये भाव भी उठता है कि कहीं अगले दिन मेरी ही चिता न जल रही हो यहाँ पर? किसी को नहीं उठता। वहीं पर चुटकुले चल रहे हैं, वहीं पर अगर परिवार वाले हैं तो प्रॉपर्टी के हिसाब-किताब, लड़ाई-झगड़े का इंतज़ाम चल रहा है, सब कुछ वहीं पे चल रहा है। लेकिन कोई विरला व्यक्ति होगा बुद्ध की तरह जो सोच रहा हो कल तो मैं भी यहाँ पे लेटा हुआ हो सकता हूँ। तो वो भावना के अलग धरातल पे चला गया। भावुकता वाला व्यक्ति वहाँ खड़ा तो है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के केंद्र में सिकुड़ गया है। तो भावुकता हमेशा सिकोड़ देती है और भावना हमेशा एक्सपैंड कर देती है। आप अक्सर कहते हैं कि प्रेम एक प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रेम में होना मतलब प्रैक्टिकल होना है। इससे लोगों को बड़ी चोट लगती है कि इमोशंस नहीं हैं, प्रैक्टिकल होना क्या है? तो इन दोनों में अंतर हाँ, क्या है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये मैं अक्सर कहता हूँ और ज़्यादातर प्रेमी लोग होते हैं, वो चोटिल हो जाते हैं। उनको लगता है प्रेम प्रैक्टिकल कैसे? उनको लगता है प्रेम ही तो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कैसे? मेरा कहना है प्रेम लफ़ाज़ी नहीं है, प्रेम हवाबाज़ी नहीं है, प्रेम बातों का ढोल नहीं है कि पीट रहे हो। प्रेम एक्शन है, प्रेम क्रिया है, प्रेम वो संवेग है जो रूपांतरण लाता है। तो अगर हम किसी के प्रेम में हैं, तो हम सकारात्मक क्रियाएँ करेंगे। हम उसके जीवन को सहेजने, सँवारने, सींचने, बनाने के आयोजन करेंगे, तभी तो प्रेम है। अब इसमें देखिए, जिसको लोग प्रेम समझते हैं, प्रेम नहीं, उनकी पसंद की भावुकता होती है। अच्छा। जब तुम किसी फूल को पसंद करते हो, व्हेनेवर यू लाइक एनी फ्लावर, तुम उसे तोड़ लेना चाहते हो। और जब तुम किसी फूल को प्रेम करते हो, तुम उसकी जड़ों को सींचना चाहते हो। क्या बात है अनिश जी। तो जब प्रेम करोगे तो प्रैक्टिकल हो गए। अब फूल अगर ये आज सुबह खिला है और ये साँझ तक, हो सकता है अगले दिन तक खिला रहे, तो उसको क्या चाहिए? उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए। तो हम उसकी जड़ों का ख़्याल करेंगे। भावुकता कहती मेरा फूल, मैं अपना फूल घर लेके आऊँगा, मैं अपने फूल को अपनी टेबल पे सजाऊँगा। तोड़ लाए तुम, वो तो मर ही जाना है। तुमने उसको उसके स्रोत से अलग कर दिया, तोड़ दिया, खत्म हो गया। तो भावुक व्यक्ति यही सब कर रहा है। प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा? प्रैक्टिकलिटी में जब हम किसी व्यक्ति के, इंसान के भी प्रेम में होंगे, तो क्या करेंगे? उसको पानी पूछेंगे, खाना पूछेंगे। प्रैक्टिकल है। लोग कहेंगे प्रेम की बातें करो, प्रेम गीत गाओ, गिटार बजाओ, ये सब करो। खाना पानी बीच में कहाँ से आ गया? अरे भूखा व्यक्ति चला आया, प्यासा चला है, तो प्रेम तो पहले खाना पानी पूछेगा ना। प्रेम धन की चिंता करेगा, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसको धन का अभाव तो नहीं है, उसको कोई असुविधा तो नहीं है, उसके जीवन में कोई रुकावट तो नहीं। प्रैक्टिकल हो गया, सारा सारा मामला प्रैक्टिकल होता जा रहा है। हम किसी से प्रेम करते हैं और हम गणित लगाते हैं कि 100 रुपया खर्च कर दें, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। प्रेम नहीं है। अब वो सोचेगा नहीं, ऐसी बात करके आप दिल दुखाते हैं कि प्रैक्टिकल है। लेकिन प्रेम गणित नहीं लगाता। प्रेम तो एक उलीचना जानता है खजाने को, क्योंकि वो खुशियों को बाँटना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, खुशियों को जीना चाहता है। प्रेम में धन है, लेकिन धन की गणित नहीं है। धन अनिवार्य है प्रेम में, क्योंकि बिना धन के क्या करोगे? बहुत बारीकी-बारीकी से अंतर है। बारीकी से अंतर है। बिना धन के तो किसी को डिनर पे भी नहीं ले जा सकते हो। तो क्या करोगे? कहोगे नहीं प्रेम है, बस हम लोग बैठ के बातें करते हैं रात भर। रात भर वो भी भूखा तड़प रहा है, ये भी भूखा तड़प रहा है, रात भर बातें करते हैं। लेकिन क्या अच्छा नहीं लगेगा? प्रेम है और हम एक आलीशान डिनर करते हैं प्रेम में, तो रंग और खुलते हैं ना। हम कह सकते हैं प्रेम में खिचड़ी भी खा लें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, खिचड़ी भी खा लो प्रेम में। लेकिन
ये प्रेम करने वालों ने ही 56 भोग बनाए हैं, नहीं तो आज तक हम लोग खिचड़ी ही खा रहे होते। प्राचीन काल में या तो कच्चा मांस खा रहा था या फिर मांस भून के शुरू किया, या फिर शुरुआती दौर में खिचड़ी-विचड़ी आविष्कार करी होंगी व्यक्ति ने। फिर जो डिशेज़ का आविष्कार होता चला गया, तरह-तरह की डिशेज़, निश्चित ही इसमें प्रेम की भावना और प्रेम की प्रैक्टिकलिटी ने अपना रोल प्ले किया होगा। कोई चाहता होगा कि हम और खुशी को जनरेट करें, हम इस खुशी को और बढ़ाएँ, इस खुशी में और इज़ाफ़ा करें, तो वो डिशेज़ का भी आविष्कार किया होगा। तो प्रेम बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से चलता है, और जहाँ हिसाब-किताब, गणित बहुत हो जाए और भावुकता बहुत हावी हो जाए, तो वो प्रेम नहीं है। प्रैक्टिकल देखें तो मुझसे मिलने आना चाहते हो मान लो। भावुक और क्रेज़ी लवर की तरह क्या कोई करेगा प्रेमी की तरह? रात के 3 बजे बहुत थोड़ा कुछ रही मिलने की, बहुत थोड़ा कुछ रही में मिलना है, तो वो आके घंटी बजा देगा यहाँ पर। अब ये प्रेमी है, ये तो दुश्मन है। अरे! मैं सो रहा हूँ 3 बजे, तुम घंटी क्यों बजा रहे हो? तुम इंतज़ार करो 7 बजे तक, फिर समय लो, फिर आओ, फिर तब बैठो, तब तो ठीक है। वक़्त बेवक़्त तो इसीलिए प्रेमी चाहता है कि वक़्त बेवक़्त चला आए। जब उसके मन में एक झक उठी, मिलना है, मिल लिया। प्रेम ख़्याल करेगा, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। इस समय जाना ठीक है कि नहीं? ये उसके सोने का समय तो नहीं, आराम का समय तो नहीं, ये खाने का समय तो नहीं। प्रेम हर चीज़ का प्रैक्टिकल ख़्याल करेगा। अच्छा, उसके खाने का ही समय है मान लीजिए डिनर का, तो अगर प्रेम के प्रैक्टिकल भावना से हम भरे हैं, तो या तो हम उसके डिनर का इंतज़ाम करके जाएँगे उसके पास, या उससे हम अनुरोध कर लेंगे कि आप अपने डिनर कर लीजिए। फिर हम प्रेम में मस्त बैठे हुए हैं, प्रेम का चरखा चल रहा है और हमको पता ही नहीं कि यहाँ डिनर भी होना है, यहाँ इनको खाना भी खाना है। ऐसी चीज़ों को मैंने भी बहुत फेस किया है, तो इसलिए मैं इनको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ ये व्यक्ति सोया हुआ है, इसको पता ही नहीं कि व्यवस्था क्या होती है। प्रेम अगर है तो हम बहुत संवेदनशील हैं, हमको हर चीज़ पता है कि ये बस ऐसे हो जानी चाहिए, और शरीर का ख़्याल, मन का ख़्याल, परिवेश का ख़्याल, वातावरण का ख़्याल, ये सब तो प्रेम ही रखेगा ना। तो ये प्रैक्टिकल ही हो गया, टोटल प्रैक्टिकल। अभी जैसे आप समझा रहे हैं तो कई सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भावनात्मकता जो होती है उससे रिस्पॉन्स होता है और भावुकता से रिएक्शन होता है, जैसा आप अक्सर कहते हैं। हुँ, भावुक व्यक्ति रिएक्ट ही कर रहा है, और रिएक्शन में वो हर्ट हो रहा है, भावुक व्यक्ति का। देखो, मेरे अनुभव में भी ये चीज़ें बहुत साफ़ हैं, इसीलिए मैं उनको बता पाता हूँ। कोई व्यक्ति भावना से कोई प्रश्न पूछने आता है, तो पूछता है, टिका रहता है। मैं उसका आज जवाब दूँ, कल जवाब दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भावुकता से कोई प्रश्न पूछने आता है, उसको तो अभी और तुरंत मुझे जवाब मिल जाना चाहिए। और तुरंत ना दो तो 2 विकल्प हैं, या तो प्रश्न ड्रॉप ही कर देता है या बुरा मान जाता है। अच्छा, मेरा अनुभव इतना हो गया है कि मैं ऐसे लोगों की स्कैनिंग स्क्रीनिंग बड़े अच्छे से कर लेता हूँ। तो भावुक लोगों के अक्सर मैं प्रश्न टाल देता हूँ। अगर वो टिके रह पाएँ, तब तो उनकी बात को हम आगे लेते हैं, नहीं टिके रह पाए तो खत्म, फिनिश्ड। क्योंकि इस यात्रा पथ पर और इस मुकाम पर देखिए, मैं भी भावुक लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। मुझे भावना प्रवण लोग चाहिए, समय कम है, भावुक व्यक्ति समय व्यर्थ करता है, वेस्ट करता है, और भावुक भावना प्रधान जो प्रेम में है, इसीलिए प्रैक्टिकल समय का सदुपयोग करेगा, समय की कीमत पहचानेगा, समय को मूल्य देगा। भावुक व्यक्ति कहेगा, आपसे मुझे प्रेम है तो बस आप सारा समय मुझे दे दीजिए, और आपका काम, आपकी व्यवस्था सब, उससे हमें क्या लेना-देना। अनंत, क्या भावुक व्यक्ति जो होता है वो भाव की तरफ नहीं जा सकता है? जा सकता है अगर वो सचेत हो जाए। देखिए, हर बीमारी तो ठीक हो सकती है, बीमारियाँ होती हैं ठीक होने के लिए, लेकिन बीमारियों में अगर कोई रस लेने लगता है, तो बीमारियाँ फिर नहीं जाती। जैसे कई लोग खुजली में रस लेने लगते हैं, अब उनको एक्जिमा हो गया, तो वो तरह-तरह के उपकरण लाते हैं खुजलाने के लिए। अब एक शॉप में मैं गया था, तो वहाँ कई चीज़ें रखी थी, तो मैं समझ में नहीं गया, एक अजीब-सा ऐसे हाथ बना हुआ, कुछ ऐसे पंजा बना हुआ। तो मुझे पता ही नहीं था इसका क्या उपयोग है, शॉप वाले पूछा, "मैं इनका क्या है?" वो बोला, "है खुजली करने के लिए।" मैंने खुजली कौन सी लग्ज़री है कि उसको करना है?
अरे खुजली बीमारी है, स्किन डिसऑर्डर है, दवा लो, ठीक करो उसको, कि उसके लिए सब उपकरण लाके सजाओगे खुजली करने के। तो लग हाँ, मतलब कुछ लोगों के लिए खुजली भी लग्ज़री हो जाती है इसीलिए। अब भाई मान लीजिए मैंने देखा था वो लकड़ी का हाथ रखा हुआ था ऐसे लंबा-सा, अब कोई उसमें सोना-वोना, हीरा-वीरा जड़वा के रख सकता है तो ऑर्नामेंटल हो गया, बहुत कुछ कर सकता है वो। लेकिन इसी तरह से जो भावुक व्यक्ति है, भावुकता की बीमारी से भरा हुआ है, वो उसको उसमें रस ना ले, वो उसको पहचाने। जिस क्षण वो पहचानेगा कि इससे मेरा जीवन सफोकेट हो रहा है, इससे मुझे परेशानी हो रही है, जैसे खुजली वाले में खुजली से उसको मज़ा भी आ रहा है, इसलिए मैंने उदाहरण खुजली वाला दिया। अच्छा भी लग रहा है खुजला के, लेकिन खुजली परेशानी भी तो है, मतलब है ही क्यों खुजली? वो इचिंग वो स्किन डिसऑर्डर है ही क्यों? सवाल ये है। तो इसी तरह से भावुकता में सारा का सारा कष्ट तो है नहीं, मज़ा भी है। भावुकता के अपने रस हैं, भावुकता के अपने सब झक है उस तो वो मज़े भी हैं उसमें लेकिन उसके ख़ामियाँ भी हैं, सफोकेशन भी है। संबंधों में जो आजकल देखा जाए इतना सफोकेशन दिखाई देता है, दम घोटने वाला वातावरण दिखाई देता है, इतनी पजेसिवनेस, इतनी परतंत्रता दिखाई देती है, तो वो इसीलिए है। अब इसको वो देखे, बीमार व्यक्ति बीमारी को देखे और देखने के बाद फिर जब वो सचेतन होगा, तो उसके निराकरण के उपाय भी ढूँढेगा। तो निश्चित ही उसका समाधान मिलेगा, दुनिया में हर बीमारी का समाधान मिलता है। तो इस आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का, इस सेल्फ सेंट्रिक स्वार्थी व्यक्तित्व का जो भावुकता वाला है, इसका भी समाधान मिलेगा। तब वो देखेगा कि जब हम सेल्फलेस होते हैं, जब हम पूरी तरह प्रैक्टिकल होते हैं, तो कितना जॉय होता है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि संवेदनशीलता का अभाव है भावुकता में। सचेतनता और संवेदनशीलता दोनों के मिश्रण का अभाव। अच्छा। संवेदनशीलता भी किंचित कम है और सचेतनता भी किंचित कम है, क्योंकि वो देख भी नहीं पा रहा है। हुँ। अगर वो देखे कि दूसरा इससे परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है, वो उसकी दृष्टि देख नहीं पा रही। संवेदनशीलता का अभाव ये है कि तुम्हारी इस भावुकता के पूरे कारोबार से, इस पूरे सर्कस से दूसरा कोई बड़ा खुश तो है नहीं। तो वो सेंसिटिविटी भी कि उतनी भी हमको संवेदनशीलता नहीं कि हम देख पा रहे हैं। मुझको कहीं जाना है, तुम रो-रो कर मुझको पकड़े बैठे हो, मुझे जाने नहीं दे रहे हो। तो सेंसिटिविटी की कमी ये हो गई कि तुम मेरे समय और मेरे कार्य का मूल्य नहीं समझ रहे हो। सचेतनता की कमी ये हो गई कि मेरे अंदर की खिन्नता या मेरे अंदर की उस चीज़ को भी नहीं देख पा रहे हो कि भई इनको तो जाने का पूरा भाव है, हम क्यों पकड़े बैठे हैं इनको? जाने दें हम। जैसा कि अनिश आप समझा रहे हैं हम लोगों को और समझ में भी आ रहा है, तो ऐसा देखने को भी मिला है जैसा अभी आप कह बता रहे थे कि मैंने आपके लाइव में देखा हम सभी ने, शिविर में भी बहुत से लोग आते हैं, तो आपसे कुछ प्रश्न रखते हैं, अपने लाइव में भी अपने प्रश्न रखते हैं। आप थोड़ा-सा अगर उनके हिसाब-किताब का अगर उत्तर ना मिले उनको, तो कई लोग तो बोरिया बिस्तर लेके चले जाते हैं और दोबारा पलट के कभी आते भी नहीं हैं। तो हुँ, क्या वो भावुकता ही है? वो भावुकता ही है, वो बड़े टची लोग हैं, टच मी नॉट, छुई-मुई जैसे लोग। और क्यों हर्ट हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने क्षुद्र अहंकार से भरे हुए हैं कि उनके ऊपर ही बहुत ध्यान होना चाहिए। और भावप्रवण व्यक्ति टचिंग होता है, स्पर्शी व्यक्ति होता है, उसकी संवेदनाएँ चारों तरफ स्पर्श करती हैं, फैलती हैं। तो ये जो व्यक्ति हर्ट होता है, ये इसने अपना व्यक्तिगत निवेश बहुत ज़्यादा कर लिया है। ये हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से ही देखने के लिए अभ्यस्त हो गया है। इसीलिए वो छुई-मुई है। अब सचेतनता का अभाव ये है कि वो बात की जो व्यावहारिकता है और यथार्थ है, उसको भी देखना नहीं चाहता। भावुक व्यक्ति की परेशानी वो होती है, जैसे यहाँ पर भी जिन लोगों को देखा तुमने, उसमें एक चीज़ ये है कि वो अपने मुताबिक ही उत्तर सुनना चाहते हैं, क्योंकि वही तो उनकी सेल्फ सेंट्रिकनेस है। हुँ। वो उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं, वो अपने मुताबिक। अगर उनके मुताबिक उत्तर दो, तो कहेंगे वाह! बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। कोई धारणा उनकी है, कोई उनका मत है, वो उनके हिसाब से अगर चल रहा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर कोई उत्तर हम ऐसे देते हैं जो उनकी धारणा से मैच नहीं खा रहा है, लेकिन उत्तर उनके बहुत काम का हो सकता है,
तो वो नहीं लेते उसको, क्योंकि वो उनकी धारणा को खंडित कर रहा है। वो उनके बने बनाए जो रेत के घरौंदे थे, उनको खत्म कर रहा है। भावुक व्यक्ति उस बच्चे की तरह होता है जिसने सागर के किनारे रेत के घरौंदे बनाए, पकड़ के बैठा है, और हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक असली घर देने वाले हैं, तुम इस असली घर में आ सकते हो। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो ये बनाया है, मुझे नहीं छोड़ना है। तू रेत का घरौंदा नहीं छोड़ेगा, असली घर छोड़ देगा। तो इसीलिए वास्तविक समाधान लोगों को नहीं चाहिए, उनको अपने मन माफिक समाधान चाहिए। तो मन माफिक समाधान में वो जो उनको लगता है वहां चले जाएं। जैसे उदाहरण के लिए, कोई मेरे पास आया और बहुत पिछले जन्मों में आसक्त है। मैंने कहा कोई पिछला जन्म नहीं होता। वो कहेगा नमस्कार, हम उनको ढूंढेंगे जो कहते हैं होता है। होता है। कोई भूत प्रेत के ड्रामे में बहुत जीना चाहता है और उसमें मजा आता है, थ्रिल आता है। मेरे पास आया कि लग रहा है कुछ ऊपरी हवा, ऊपरी साया हमारे परिवार में, हमारे बच्चे में और हमारे ऊपर। हमने कहा न कोई आत्मा होती, न कोई भूत प्रेत होता है। हर्ट हो गया, हो गया कि हम उन बाबा को ढूंढेंगे जो ओपीडी चलाते हैं भूत प्रेत की, कितने भूत अंदर हैं, कितने भूत बाहर हैं, वो ज्यादा काबिल हैं, इनकी काबिलियत कम है। और भावुक व्यक्ति जब नाराज होता है तो वो अपने को गलत थोड़े सिद्ध करता है, वो दूसरे को ही गलत सिद्ध करता है। देखिए प्रेम में भी यही होता है, वो कहता है कि दूसरा कठोर है, उसने मेरी आंसुओं को नहीं समझा, उसने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, वो सोचता है गुरु जी को अनुभव नहीं है, वो जानते नहीं, उनको ज्ञान नहीं, लेकिन वो अपनी धारणा को पुष्ट कर रहा है, अपनी धारणा को। तो भावुक व्यक्ति के लिए यही सबसे खतरनाक चीज है कि वो अपनी धारणाओं के पिंजरे से बाहर ही नहीं आना चाहता, जबकि जीवन बड़ा विस्तृत है, जीवन में बहुत संभावनाएं हैं। भावना और भाव प्रवणता ऐसी चीज है, हमको उस अनंत संभावनाओं के प्रति खोल देती है। तब हम चिपकते नहीं अपनी धारणाओं से, हम उनको बह जाने देते हैं। हम विराट के लिए क्षुद्र को छोड़ देते हैं। भावुक व्यक्ति क्षुद्र के लिए विराट को छोड़ देता है, और भावना प्रवण जो व्यक्ति है वो विराट के लिए क्षुद्र को छोड़ता ही चलता है, प्रतिपल छोड़ रहा है। तो ये एक मूलभूत अंतर हो जाता है, यही उनके जीवन शैली में और जीवन में और जीवन के परिणामों में अंतर लाता है। बहुत अच्छे से समझाया नैन्सी जी, आपने जितना भी उदाहरण लिया है उन सब से मतलब अगर डे टू डे लाइफ देखा जाए या रिलेशनशिप देखा जाए तो सारी स्टेबल हो सकती है। बिल्कुल समझना है, ध्यान देना है, सचेतन होना है, और सर्वोपरि प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल को खराब अर्थ नहीं देना है, प्रैक्टिकल जीवन में यथार्थपूर्ण काम करता है। बहुत बारीकी से आपने समझाया भावुकता और भावनात्मकता होता क्या है। जैसे आपने प्रैक्टिकल और इमोशंस जो समझाया है, अभी मैं कई लोगों से बात भी कर रहा था तो कुछ लोग प्रैक्टिकल होने को सेल्फिश बोल देते हैं और ऐसे भावुक भावुक व्यक्ति को लोग बोलते हैं वो सबके लिए सोचता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो भी सुनेगा जो भी जिसके पास ये वीडियो पहुंचेगा सब समझ जाएंगे। और ऐसे अनंत श्री कई सारे सूक्ष्म विषय हैं जिस पे आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी-छोटी समझ से अब अनंत पथ के जो भी मित्र सुन रहे हैं, सबके जीवन में अब प्रैक्टिकलिटी आ रही है। तो ऐसे विषय हम आपसे बात करते रहेंगे और इस जो आपने समझाया उन सब के लिए बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड। ठीक। प्रणाम अनंत श्री। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार। आज हमने अनंत श्री के साथ भावुकता और भावनात्मकता के अंतर को समझा और कई सारे और भी इनसाइट्स हम लोग को अनंत श्री ने दी है आज। और मैं सब चाहता हूँ कि अनंत पथ के मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग जो अभी भावुकता के जाल में फंसे हुए हैं उन सब चीज़ों से मुक्त हो सकें। मिलते रहेंगे ऐसे कई सारे सूक्ष्म विषय के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप किस विषय पे चाहते हैं कि हम अनंत श्री से बातचीत करें। मिलते हैं अगले नए विषय के साथ नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।